Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma, and today we will discuss the first chapter of engineering mechanics, that is a basic concept of mechanics. And in this chapter, we will discuss the topic of force. Basically, force is the interaction between two bodies. Interaction between two bodies. For example, a beam. अगर हम एक बीम एज्यूम करें, एक बीम बनाते हैं कि ये एक बीम है और इस बीम के ऊपर ये बीम जो है ये किसी रूफ को संभाल के बैठी है। इसके ऊपर क्या है? रूफ है। ये रूफ का वेट जो है वो सहन कर रही है। दूसरा, दीवारें भी होंगी, वॉल्स होंगी, उन वॉल का भी अपना कुछ टेंशन है इस पे। तीसरा, उसके कॉलम्स, कॉर्नर्स। तो जो एक बीम है वो बीम कनेक्टेड है किसके साथ? रूफ के साथ, वॉल के साथ एंड कॉलम के साथ। अ बीम इज connected to the roof and the wall and the columns. The beam is interacting with all these members. बीम इन सब मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन बना के रख रही है। whether these forces pushing, pulling or rubbing anything else, हो सकता है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस पुशिंग क्रिएट कर रही हैं, हो सकता है वो पुलिंग क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है वो रबिंग क्रिएट कर रही है। सो फोर्स इज द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन अनदर बॉडी, एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी पे, दैट ट्राइज टू चेंज द मोशन ऑफ द अदर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, इट ट्राइज टू मूव, इट ट्राइज टू मूव, उसे धक्का देके चलाया जा सकता है, इट ट्राइज टू मूव। बट if a body in motion, then it tries to change the velocity, तो velocity change होगी फिर उसकी, because that one is already in motion, right? So this is the concept of the force. What is the force? हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली फोर्स होती क्या है। आई थिंक सो कि आपको ये चीज फोर्स का समझ आ गया कि फोर्स क्या है, कि इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज है और उस वो जो टू बॉडी है वो उसमें जो फोर्स लग रही है वो फोर्स पुशिंग भी हो सकती है, पुलिंग भी हो सकती है और रबिंग भी हो सकती है, राइट? इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, हमें समझना पड़ेगा क्वांटिटी में कितनी तरह की क्वांटिटीज आती हैं। तो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, बट हम नॉर्मल टू की डिस्कशन करेंगे। एक क्वांटिटी होती है हमारी स्केलर और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। बड़े ध्यान से सुनना है इसको। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। एंड वेक्टर क्वांटिटी इज दैट विच रिक्वायर्ड द डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड चाहिए, राइट? So in this vector quantity, it is characterized by three terms. One is magnitude, second is point application, and third is the line of action and direction. Let me discuss this. Firstly, magnitude. Magnitude mean the force is applied to a body in at a point, किसी एक पॉइंट पे फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है, दैट इज द मैग्नीट्यूड, राइट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे उसका लोड पड़ रहा है, जिस पॉइंट पे लोड अप्लाई हो रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
एंड लाइन ऑफ एक्शन, उसका इम्पैक्ट कहां तक जा रहा है, उसका इम्पैक्ट कहां तक जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन, दैट पॉइंट इज लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर? अब जब हम इस मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम समझते हैं, तो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी ही एक सिंगल टर्म नहीं है जिसके थ्रू हम फोर्स के बारे में जान पाए। फोर्सेस जो है वो वेक्टर्स के द्वारा भी जानी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं कि हमारे पास, जब हम समझते हैं कि फोर्सेस की बात आए, तो फोर्सेस थ्री टर्म्स में हम मेनली लेते हैं। आगे न्यूमेरिकली पोर्शन आएंगे तो आपको इजीली अच्छी हर एक चीज को समझ आ जाएगी, बट आप पहले कंसंट्रेशन देना कि हम तीन चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होगा मास मतलब m, लेंथ मतलब l, एंड टाइम मतलब t, mlt। ये हम जरूर इसमें पढ़ेंगे। m मीन मास, l मीन लेंथ, एंड t मीन्स टाइम। फोर्स जो है वो mlt के बेस पे ही एप्लीकेबल होगी, क्योंकि दिस इज अ न्यूटन लॉ, न्यूटन बेस्ड लॉ है ना। तो जब हम बात करेंगे आई वेक्टर की, अगर हम बात करेंगे आई वेक्टर की, तो आई वेक्टर जो है वो एक्स को डिनोट करता है, एक्स। जे की जब बात करेंगे, जे जो है वो किसको डिनोट करेगा, वाई को। एंड के की जब बात की जाएगी, के डिनोट करेगा, के वेक्टर डिनोट करेगा जेड। जैसे कि हमारे पास F इज इक्वल टू M है 40, L है 20, एंड T है -10। सो I इज द यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस और x डायरेक्शन। अब इसमें एक बात निकल के आई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर मीन्स the magnitude of these vector is 1। मीन अगर हम यहाँ पे 40 को एक मिनट के लिए सोच लें, 40 यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ओनली आई वेक्टर लिखा हुआ है। इफ इन दिस केस there only the I vector and there no any value, then the value of the I vector is 1 because the magnitude of the vector is 1। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, right? So I is equal to unit vector in x direction, j is the unit vector in y direction, k is the unit vector in z direction. So fx is equal to 40 Newton because x is the I, x is the unit vector in I. Okay, so what is the fy? 20 Newton, this value 20 Newton, and fz minus 10 Newton. I hope so you understand little bit। ओके, और वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि वन टाइम में आपको शायद ना भी समझ में आए कॉन्सेप्ट, बट मैं जितना इजी हो सकता है मैं आपको ये पुट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो जब हम यूनिट वेक्टर और यूजिंग वेक्टर फोर्सेस के लिए हम जब समझते हैं, तो आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। सो इन द प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, किसका सिद्धांत, ट्रांसमिसिबिलिटी, किसका, फोर्स का। ट्रांसमिसिबिलिटी होता है कि ट्रांसफर टू अनदर वन और will be change in direction or effect in any external or internal form। They had any change, they had any changes in external effect or internal effects in the any bodies, okay। So this is the basically transmissibility। So the point of application of force can be moved anywhere, can be moved anywhere along the line of action of force, along the line of action of force, without changing the external effect, without
कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हमारे बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसके एक्सटर्नल इफेक्ट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, अगर किसी रिजिड बॉडी पे इफेक्ट, अगर किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसके फोर्स लगने से हमारे बॉडी के एक्सटर्नल इफेक्ट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। मीन, मान लो कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी को बाहर की तरफ खींच रहे हैं इक्वल फोर्सेस में, यहां भी इक्वल फोर्स और इस साइड भी इक्वल फोर्स है। जब बॉडी को ऐसे इक्वल फोर्सेस में खींचा जा रहा है, सो F1 is equal to F2. If F1 is equal to F2, then what is the displacement of body? Zero. Very good. So displacement zero because the both forces are the equal. And which stress is applied in this situation? If we apply the force like this, then which stress is it? Tensile stress, because there's tensile stress, tensile strength, right? Second one, if we are compressing the object, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं तब then the same energy both side, F1 is equal to F2, same. If they are same, equal, then the displacement again zero. They have no any displacement. Displacement mean कि कोई बॉडी यहाँ पे है और हम इसको एक तरफ से फोर्स लगा के आगे की तरफ यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, दिस द डिस्प्लेसमेंट। जितना सिंपल हो सकता है मैं आपको उतना सिंपल समझाने की कोशिश करूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो एक मेंटेलिटी है कि दिस इज अ टफनेस, वो खत्म हो जाए, राइट? जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाई जा रही है दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड जब बाहर की तरफ खींच रहे हैं दैट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, जब कंप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके बाद हम समझते हैं कि डायमेंशन ऑफ यूनिट्स इन मैकेनिक्स, डायमेंशंस एंड यूनिट्स इन मैकेनिक्स। देखो, डायमेंशन एंड यूनिट बोथ आर द डिफरेंट, आगे चलते चलते हम समझेंगे। पहले मैकेनिक्स की बात करें तो कल भी हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैकेनिक्स वी स्टडी वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। देखो, बोल रहा है कि मैकेनिक्स वी स्टडी, हम उसमें पढ़ते हैं अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जैसे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, वर्क, पावर एंड मोमेंटम, these all are the physical quantities and we can study in mechanics all about this. To measure these quantity, to measure these quantity, इन quantities को हम समझते हैं किस में? यूनिट में और डायमेंशंस में। यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजर एंड डायमेंशंस इज फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो हम बेसिकली क्या है कि इन चीजों को समझते हैं कि डायमेंशन क्या होती है और यूनिट क्या होती है। डायमेंशन आपको पता लग गया कि यूनिट और डायमेंशन बोथ आर द मेजर, मापने वाली चीजें हैं ये क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो क्वांटिटी आएंगी, एक आएगा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होगा ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो, आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी आर दो क्वांटिटी विच आर डिफाइंड इन इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली डिफाइन की जाती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। इंडिपेंडेंट मीन जैसे लेंथ, लेंथ का इंपैक्ट सिंगल पे है, लेंथ पे है, मास का m पे है, टाइम जो है वो t से डिनोट होगा, करंट I, टेम्परेचर एनी डिग्री, एंड लुमिनस इंटेंसिटी J, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज n।
So these all are the fundamental quantities because they have quantity in these quantities, they are defined independently, right? What is the meaning of derived quantity? Which are the dependent on fundamental quantities, which are these quantities which are obtained from fundamental quantity mean which are dependent on another one. Which one? Fundamental quantities, right? For example, velocity they have two terms. One is distance and another one is time. Distance can be changed with the time. So distance divided by time, इट्स मीन अगर डिस्टेंस की बात करें, मैं इधर लिख लेता हूं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस को हम डिनोट कर सकते हैं लेंथ से, क्योंकि कोई डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया तो एक्चुअली विद द लेंथ ट्रेवल किया, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर इसको और सॉल्व करें तो ये बनता है एल टी -1, एल टी -1, क्योंकि ये टी ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। वेलोसिटी तो पता लगी, डिस्टेंस और टाइम पे ये रिलेशनशिप बना रही है, बट व्हाट इज द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो कैसे? वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी का अभी हमने निकाला कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, सो एल टी -1। हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है एल टी -1, एल टी -1 डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, अगेन t goes to upside, so it is lt -2, lt -2, understand? Now force, what is force? Force is equal to mass multiply acceleration. What is acceleration? lt -2. And what is the mass? M. So it is the M mass and L T -2. Clear? If this quantity you clear that, then goes to the dimension. Dimension, the basically what is a dimension? Dimension of physical quantities show how it depends on the fundamental quantity of mass, length and time. हमने अभी प्रीवियस ये चीजें पढ़ी थी कि हम जब चीजें क्लियर कर रहे थे कि एक m की बात होगी, एक लेंथ की बात होगी एंड एक t की बात होगी, मतलब मास, लेंथ एंड टाइम। यहाँ पे ये चीज डिनोट कर दी कि जब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात होगी और वो फिजिकल क्वांटिटी शो करेगी हाउ इट डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो इसको हम एम एल टी के टर्म में लिख सकते हैं। ए क्या है? ए को ही हम आई बोल देते हैं, बी को हम जे बोलेंगे एंड सी को हम के बोल देंगे, जिसको एक्स, वाई एंड जेड भी बोला जा सकता है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन एंड मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन मीन, इसको मैं आपको इधर समझा देता हूं कि मास मीन m, एक्सीलरेशन मीन l t -2। सो मास में हमारे यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1। एल में कितनी ऊपर वैल्यू है? 1। एंड टी के ऊपर कितना? -2। दिस डिमेंशन डिफाइंड है, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट कॉमन ड्राइव्ड
क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस। अगर आपने अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से समझ लिया है, तो हम इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप एक एक करके चीज देखें कि वेलोसिटी की बात होगी तो LT-1 अभी हमने समझा, एक्सीलरेशन को हमने समझा एट LT-2 हमें पता लग चुका है कि कैसे निकला ये, कैसे ड्राइव हुआ। फोर्स की बात हुई, मास और एक्सीलरेशन की बात है, मास LT-2। वर्क की बात होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, ML2T-2। एक बार खुद से ये डिस्क्राइब करके देखना और देखना कि आपको एक्चुअली में इफेक्ट नजर आ जाएगा। मुझे नहीं पता पहले आपको इन चीजों का पता था, बट इतना क्लियर है कि अगर आप जिस फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आप समझते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, राइट। पावर की बात करेंगे तो ML2T-3, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बन रही है। प्रेशर F ए पे डिपेंड है तो ML-1T-2। ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास कॉमन ड्राइव्ड क्वांटिटीज है और डायमेंशंस। अगेन ओके, सो यूनिट, अभी हमने मेजरमेंट समझ लिया, अब बात करते हैं यूनिट्स की। व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज a standard quantity, not a physical quantity. It is standard quantity used to measure physical quantities by comparison. फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, ये कंपैरिजन करता है, बाय कंपैरिजन करता है किसके साथ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज बाय कंपैरिजन। टाइप्स ऑफ यूनिट क्या आ जाएगा? वन इज द फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज द ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ की बात की जाएगी तो मीटर, मास की बात होगी तो कोई वेट होगा केजी, एंड टाइम की बात होगी तो सेकंड आएगा। एंड फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच आर द इंडिपेंडेंट, and derived unit those units which are obtained from fundamental units, right? For example, force is a newton, so 1 newton is equal to 1 kg meter per second square. Clear? And what is work? Work is joule, and 1 joule is equal to 1 newton meter, and 1 newton meter is equal to, अभी हमने समझा ऐसे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg meter square second square, because they have already m. So this m and this m square, this m and this m square, and they have already s square. So it is 1 kg meter square per second square. Clear? Next, system of units. System unit there, historical different system were used in mechanics, like CGS system. आपने ये एक्चुअली स्कूलिंग टाइम में पढ़ी हुई चीजें। CGS में हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड की बात करेंगे। FPS सिस्टम में हम फुट, पाउंड, सेकंड की बात करेंगे। MCAS सिस्टम में हम मीटर, किलोमीटर, सेकंड की बात करेंगे। एंड SI सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम, मोस्टली यूज्ड इज द SI सिस्टम एंड करंटली द स्टैंडर्ड। ओके, एग्जाम्पल अगर हम बात करें डायमेंशन चेक कैसे की जाती है, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स मीन MLT-2, फोर्स मतलब MLT-2, and distance is length. So work is equal to MLT-2 because this is a force and distance is the length. So what is the final answer is ML2T-2.
I hope you all understand what is the MLT, how it find all these things. Okay. So next one is we can discuss in numerical based on the this time period and perpendicular, simple perpendicular based. Okay. So the question is the time period T of a simple pendulum is given by T. ये एक इक्वेशन दी हुई है, T इज इक्वल टू, ऐसे लिखा है, T इज इक्वल टू K 1 A वेक्टर, और यहां पॉइंट, अगेन पॉइंट, अगेन पॉइंट, एंड this is not 1, this is the L, small l. Okay. Now M B वेक्टर एंड G C वेक्टर. हमें एक एक चीज को समझते हुए चलना है कि अगर हमें ये इक्वेशन दी है और बोला गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, पर हमें समझना है कि L, व्हाट इज L? L इट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. लेंथ किसी पेंडुलम का अगर हम बात करें, सो दिस इज द पेंडुलम, सो ये है लेंथ, लेंथ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास वेट ऑफ द bob, and G acceleration due to the gravity LT minus 2. एक्सेलेरेशन की बात हो रही है, LT minus 2. K is a dimensionless, इसका K जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है एक्चुअली. और अब बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC. आप जो ये वाली ABC है, ये A है, ये B है, ये C है, इसको फाइंड आउट करें, इसको ढूंढें. ठीक है. सो हम एक एक चीज को आराम से समझें. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि टी क्या इक्वेशन दी है, उसमें एल जो है वो लेंथ की बात करेंगे पेंडुलम की, जिसको एल से डिनोट करेंगे. एम मास है तो एम से डिनोट होगा. जी एक्सेलेरेशन है तो एल टी माइनस टू आएगा, और के कांस्टेंट वैल्यू है, और ए बी सी की हमने जो है वैल्यू वो एनालिसिस करनी है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन में राइट डायमेंशन ऑफ ईच टर्म. हमें हर एक टर्म की डायमेंशंस को लिखना पड़ेगा. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि टी लिखा हुआ है, टाइम पीरियड की बात करनी है. तो टी क्या है? टाइम पीरियड. अगर टाइम की बात आए तो एम एल टी में चलो, एम इसमें नहीं है, एल इसमें नहीं है, इस वाले में टी में ना तो एम है ना एल है, टी है. टी कितना है? 1, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है. अगर वैल्यू नहीं है तो कितना आएगा? 1. यहां पे क्या है? लेंथ एल. लेंथ में हमारे पास लेंथ की बात की, ना तो मास की बात की है ना ही टाइम की बात की है, तो m 0, L 1 एंड T 0. मास में m की बात की है, m 1, L 0 एंड T 0. एक्सेलेरेशन में मास की बात नहीं होती है, लेंथ की बात होती है. L एंड T माइनस 2 आता है, तो L कितना आएगा? 1 एंड T कितना आएगा? -2. तो अब जो वैल्यू हमारी निकलेंगी, उन सभी वैल्यूज को आप इक्वेशन में डालें. जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ये थी टी वाली, उस इक्वेशन में डालें. तो टी वाली इक्वेशन मैंने फिल कर दी, यहाँ पे एल वाली इक्वेशन फिल कर दी, यहाँ पे एम वाली इक्वेशन फिल कर दी, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन है एल टी माइनस टू की इक्वेशन फिल कर. अब बोला गया है कि कंबाइन द पावर ऑफ एम एल टी. आपको एम एल टी की पावर को कंबाइन करना है. तो मास, मास की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, आपको यहां से फाइंड आउट करना. देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं. यहां पे m की बात करेंगे, इधर से m उठाया,
कितना है 0, तो मैंने ये पुट कर दिया 0। यहां पे m कितना है, अगेन 0, मैंने पुट कर दिया 0a, क्योंकि यहां पे वेक्टर क्या है a। एक एक चीज को समझना बड़े आराम से। सबसे पहले मैंने मास को लिखा 0, ये मास 0, फिर m जो है वो भी 0, फिर से मास 0, किसके केस में, वेक्टर a के केस में। फिर मास जो है वो 1 है, तो मैंने इधर लिख दिया 1, किस केस में, वेक्टर b के केस में, मैंने लिख दिया b। फिर प्लस मास 0 है, किस केस में, c वेक्टर के केस में, तो इधर आंसर आया b। b की वैल्यू कितनी है 1, तो b इज इक्वल टू 0, तो मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू 0। राइट। इसके बाद लेंथ की बात करते हैं। लेंथ की बात करें तो इस इक्वेशन में आए, लेंथ यहां पे कितना है 0, यहां कितना है 1, किस केस में, a वेक्टर के केस में, b वेक्टर के केस में l कितना है 0, एंड c वेक्टर के केस में l कितना है 1, तो लिख दिया 1a प्लस 0b प्लस 1c। सो आंसर इज a प्लस b is equal, so a plus c is equal to 0। इक्वेशन सेकंड, अंडरस्टैंड। थर्ड वन इज द टाइम। टाइम कितना है यहां पे 1, एंड वेक्टर a के केस में कितना है 0, एंड वेक्टर b के केस में कितना है 0, एंड वेक्टर c के केस में कितना है -2। तो मैंने लिख दिया 1 इज इक्वल टू 0a 0b एंड -2c। So -2c is equal to 1. The equation is c is equal to -1 divided by 2। अब हम इसको अगर इसके हेल्प से हम a निकालें, फाइंड a को निकालें, तो हमें इस इक्वेशन को उठा सकते हैं। a plus c is equal to 0, put the value of c, a minus 1 divided by 2, because the value of the c is -1 divided by 2, put the value here, so a minus 1 divided by 2 is equal to 0, then a is equal to 1 divided by 2। We can find the value of the a। हमने a की वैल्यू फाइंड करी, क्या निकली थी, a is equal to 1 divided by 2, v की वैल्यू कितनी आई थी 0, एंड c की वैल्यू तो हमने निकाली थी -1 divided by 2। हमारे पास तीनों आ गई। हमारे पास इक्वेशन है t इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में दी गई थी, आपने हर एक चीज को abc को निकालना था, abc निकाला आपने, उसमें पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनती है t इज इक्वल टू k इज द कांस्टेंट, अंडर रूट lg। राइट। जब इस इक्वेशन को बनाते हैं तो इसको इक्वेशन को समझना बड़ा जरूरी है, कि जो हमारा आंसर आया है कि t मतलब टाइम डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा l और g एक्सीलरेशन और लेंथ के साथ, बिकॉज इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो हम स्टार्टिंग में मैं इतना आपको समझाया था कि मास जो है वो इंडिपेंडेंट है, हैंस प्रूव्ड। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, आपने आज की क्लास सुनी, और आई होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया या थोड़ा बहुत आया, दोबारा से वीडियो देखें, पॉज कर करके देखें, एक एक चीज को डिस्क्राइब किया है, बड़े आराम से डिस्क्राइब किया, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि वीडियो शॉर्ट बनानी, लॉन्ग, जितना बनती है उतनी बनानी है आप लोगों के बेनिफिट के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।